कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोनों ही कार से उतरे और तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे। डूबते हुए सूरज की लालिमा तालाब को ढक रही थी और सूरज धीरे धीरे तालाब के उस ओर के छोर में छिपता चला जा रहा था। तालाब में बैठे हुए पक्षी अब अपने घोंसलों में लौटने की तैयारी में थे। तालाब की खूबसूरती देखते ही बनती थी। तभी विनायक ने एक पत्थर जोर से तालाब की ओर उछाला। पत्थर तालाब के जल की सतह पर तरंगे बनाता हुआ तालाब के पानी में विलीन हो गया। तभी मानसी बोली, क्यों विनायक बाबू, प्रेम भी ऐसा ही होता है ना? जैसे कि ये पत्थर तालाब की गहराई में समा गया है, उसी तरह किसी का प्रेम भी किसी के हृदय में इसी तरह समा जाता है। जी राजकुमारी साहिबा, प्रेम ऐसा ही होता है। आपने बखूबी प्रेम के रहस्य को समझ लिया है। कहीं आप किसी से प्रेम तो नहीं कर बैठी? अब आपसे कैसे कहूँ, इसका मतलब है कि शायद आप किसी से प्रेम कर बैठी हैं। पता नहीं ये प्रेम है या कुछ और ही है, ना उसे पता ना मुझे पता। ये कैसी पहेलियाँ बुझा रही है आप, जरा खुलकर कहिए। अब क्या बोलूँ और क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसी भी क्या उलझन है? अगर आप उसे चाहती है और वो भी आपको चाहता है, तो आप उससे खुलकर पूछ क्यों नहीं लेती? पूछ भी लेती, लेकिन वो जनाब है कि मेरे दिल का इशारा समझते ही नहीं। मेरी झुकती पलकों में उन्हें ना उनकी शाम ढलने का एहसास होता है और ना मेरी उठती पलकों में उन्हें उनकी सुबह होने का एहसास होता है। यहाँ तक कि मैं अपने होठों से उनका नाम पुकारती हूँ तो ना तो उनके दिल के तार बजते हैं और ना ही मेरी झलक पाकर कोई फर्क पड़ता है। मैं तो हार गई, इशारे कर करके ना जाने किस निष्ठुर निर्मोही से ने लगा बैठी। अरे अरे, क्यों कोसती हो उस बेचारे को? भला उसने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है, रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ऊपर से आप कहते हैं कि बख्श दो उस बेचारे को। भला क्यों बख्श दूं उस गुस्ताख को? इतनी बड़ी गुस्ताखी करके वो भी चैन से ना जी सकेगा। वो बेचारा भी कहाँ जी पा रहा है? उसके दिल का हाल आप क्या जाने? आप कैसे उसके दिल का हाल जानते हैं भला? बस ऐसे ही मैंने देखा है उसे, किसी के लिए रातों को जागते हुए, हर पल किसी के सपने बुनते हुए, क्षण क्षण किसी की याद में खोए हुए। हो सकता है आपका हाल भी आपके जैसा हो और मारे संकोच के वो आपसे कह ना पा रहा हो। मानसी, संकोच? भला किस बात का संकोच? यही कि आप महलों की शहजादी और वो एक गरीब परिवार का लड़का, शायद यही संकोच आड़े आ रहा हो उसके। मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचती। मुझे उसके गरीब होने पर कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उसकी हैसियत देखकर कतई उससे प्यार ना किया था। मैं बस उसकी सीरत पर मर मिटी थी, उसकी इंसानियत की कायल हो चुकी थी। लेकिन वो है कि कुछ नहीं समझता। आप भी तो कभी उससे इजहार करने की कोशिश कर सकती थी। ये भी भला खूब चलाई आपने। मैं और लड़की होकर प्रेम का इजहार करने बैठती। आपको क्या लगता है मैं अपनी शर्मो हया सब घोलकर पी गई हूँ? विनायक, तो अब आप क्या चाहती है? आपकी शिकायत दूर कैसे हो? मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हाथ थाम कर बोले कि मानसी, मैं अपनी जिंदगी का हर पल केवल तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ। क्या तुम अपने छोटे से दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दोगी? तभी विनायक ने मानसी के दोनों हाथ थामे और बोला, मानसी, मैं अपनी जिंदगी का हर पल केवल तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ। क्या तुम अपने छोटे से दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दोगी? ये सुनकर खुशी के मारे मानसी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो बोली, मेरे दिल में आपका स्वागत है शहजादे। पहले कह दिया होता, इतना सताया क्यों? विनायक, लो भाई, अब अपने इजहार भी कर दिया, तब भी आपको शिकायत है? अब कोई शिकायत नहीं। आज आपने अपने दिल में जगह देकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। शुक्रिया तो आपको मुझे अदा करना चाहिए।
जो आपने मुझे प्यार के काबिल समझा। और कुछ देर दोनों यूं ही प्यार भरी बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। आज मानसी बहुत ही ज्यादा खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। कुछ गुनगुनाते हुए मानसी घर के भीतर पहुंची। आज नताशा घर पर मानसी से पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मानसी को आते हुए देखा तो पूछ बैठी, कहाँ गई थी मानसी? जी दीदी सैर पर गई थी, मानसी ने जवाब दिया। नताशा, मालूम होता है किसी अच्छी जगह होकर आ रही हो, तभी तो इतनी खुश हो। बस दीदी तालाब के पास गई थी, वहाँ के शांत वातावरण ने तो मेरा मन ही मोह लिया। नताशा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइंदा ऐसी सुनसान जगह पर अकेले सैर के लिए मत जाया करो, जमाना बहुत खराब है। जी दीदी नहीं जाऊंगी। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ, मैं खाने पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत जोर की भूख लगी है। जी दीदी बस आई। इतना कहकर मानसी चली गई। उधर विनायक के घर में विनायक भी आज बहुत खुश था। उसका आज मन खुशी के मारे झूमने का कर रहा था। वो आज घर पर मिठाई लेकर पहुंचा तो उससे सोनू और पिंकी ने पूछा, मामा हमने तो मिठाई लाने को नहीं कहा था। बच्चों मिठाई खाओ और ऐश करो। विनायक बोला, क्यों रे, क्या बात है जो तू जानकी इतना खुश नजर आ रहा है, कोई खजाना हाथ लगा है क्या? बस जीजी ऐसा ही कुछ समझो। क्या बकता है रे, पागल हो गया है क्या? विनायक, बात ही कुछ ऐसी है जीजी कि खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा हूँ। जानकी, कहीं इसका कारण मानसी तो नहीं? हाँ जीजी, तभी तेरे गाल शर्म से लाल हो रही है। छी जीजी, गाल तो लड़कियों के शर्म से लाल होते हैं, मैं तो लड़का हूँ। जानकी, वो भी सही है। कुछ भी हो, तुम दोनों ने अपने अपने मन की बात बोल दी ना, मैं यही चाह रही थी बस। जीजी आज मैं बहुत खुश हूँ, बस अब तो यही आशा है कि वो मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे जीवन में प्रवेश करे। जानकी, लेकिन वीनू ये कैसे होगा? अभी तो नताशा जी ने ब्याह नहीं किया, बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी बहन ब्याह कर ले, ये शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि मानसी भी इतनी स्वार्थी नहीं होगी कि वो बड़ी बहन के कुंवारे रहते ब्याह कर ले। विनायक, जीजी तुम्हारी बात भी सही है और मुझे भी ऐसा ही करना अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं नताशा जी का ब्याह कराऊंगा, बाद में मैं मानसी से ब्याह करूंगा। मैं अपने भाई से ऐसी ही आशा रखती हूँ। जीजी मैं इस विषय में मानसी से भी बात करूंगा। और जो तू रोज मील पर जाता है, तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि नताशा जी से सबसे ज़्यादा कौन शख्स मिलता जुलता है? विनायक, जी एक शख्स तो है और वो है डॉक्टर अशोक बाबू, वो ही अक्सर उनसे मिलने आते रहते हैं। जानकी, तो कुछ पता कर, शायद वो उन्हें पसंद करते हो इसीलिए मिलने आते हो। विनायक, हो सकता है जीजी यही बात हो, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और इस विषय पर एक रोज विनायक ने मानसी से बात की। मैं भी यही चाहती हूँ कि पहले दीदी का घर बस जाए, नहीं तो वो अकेली रह जाएगी। और वैसे भी उन्होंने मेरे लिए अपनी सभी खुशियाँ कुर्बान कर दी, अब उन्हें मेरे लिए और कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। मानसी बोली। विनायक, सही कहती हो मानसी, लेकिन एक बात तो बताओ, अशोक बाबू नताशा जी के अच्छे मित्र हैं या इससे भी कुछ ज़्यादा? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि वो अक्सर मील पर आते रहते हैं और तुम्हारे घर भी उनका बहुत आना जाना है। ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची, तो सोचो और जानने की कोशिश करो। सही कहते हैं आप, अशोक बाबू है भी तो बहुत अच्छे, अगर वो दीदी की ज़िंदगी में आ जाए तो बात बन जाए। तो फिर चलो हम दोनों जल्द ही मसले का हल करते हैं। इधर मानसी और विनायक का आए दिन का मिलना बरकरार रहा। आए दिन दोनों ही शाम को कई सैर के लिए निकल जाते या किसी रेस्तरां में डिनर करते, तो कभी किसी नुमाइश में चले जाते। किशोर जब भी मानसी से कई सैर के लिए कहता था
तो वो वक्त नहीं है का बहाना बनाकर टाल जाती। इससे किशोर का मन खिन्न हो जाता। फिर एक शाम शहर की सड़कों के बीचों बीच मानसी की कार चली जा रही थी। रेड लाइट पर मानसी ने कार रोकी। तभी उसी वक्त किशोर भी अपनी कार में मानसी की कार के बगल में जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि उस कार में मानसी अकेली नहीं है, उसके साथ विनायक बाबू भी हैं। मानसी ने किशोर को अनदेखा करते हुए ग्रीन लाइट होने पर अपनी कार आगे बढ़ा दी। अब किशोर भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने मानसी का पीछा करना शुरू कर दिया। मानसी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और किसी अनजान सड़क पर चल पड़ी। विनायक ने मानसी से ये सब करने का कारण पूछा तो वो बोली, किशोर हमारे पीछे पड़ा है और कहीं उसने हमें साथ में देख लिया तो दीदी को ना बोल दे। घबराती क्यों हो? जब तक लोगों से भागोगी, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आनी है। तुम सड़क के किनारे कार रोक दो और अगर किशोर तुमसे कुछ कहना चाहता है तो सुन लो, इसमें हर्ज ही क्या है। आप समझते क्यों नहीं विनायक बाबू, वो सबको बता देगा। तो बताने दो, उसके मन में क्या है ये भी तो पता चले। जैसी आपकी मर्जी। और इतना कहकर मानसी ने कार रोक दी। कार रुकते ही कुछ ही देर में किशोर की कार भी आ पहुंची और उसमें से किशोर उतरकर मानसी के पास आकर बोला, क्या हुआ मानसी, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मुझे पता चल चुका है कि तुम शायद विनायक बाबू से मोहब्बत करती हो। विनायक और मानसी भी कार से बाहर उतरे और तब मानसी बोली, इसी बात से तो डरती थी किशोर की कहीं तुम्हें इस बात का पता ना चल जाए तो तुम मुझे गलत समझ बैठो। गलत तो मैं अभी तक समझ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है। चलो अच्छा हुआ आज मेरी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। और तुम भी ऐसा ना कहो किशोर, मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें सिवाय एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। मेरे दिल में तुम एक अच्छे दोस्त की अहमियत रखते हो। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मानसी, आज मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए हैं कि शायद वो टुकड़े कभी जुड़ ना पाए। अगर वक्त के साथ साथ जो टुकड़े जुड़ भी गए तो दरारें तो कभी भी ना भरी जा सकेगी। जब इंसान का भ्रम टूटता है ना तो भ्रम के साथ साथ वो इंसान भी टूट जाता है। यही आज मेरे साथ हुआ। ना किशोर, भगवान के लिए ऐसी बात ना करो, नहीं तो मेरा सीना छलनी हो जाएगा। सीना तो आज मेरा छलनी हो रहा है। तुमसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, मैं ये जानता होता तो मैं तुमसे कभी दिल ना लगाता। मुझे माफ़ कर दो किशोर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम माफ़ी क्यों मांगती हो मानसी? गुनाह तो मैंने किया है, तुमसे दिल लगाकर उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। मानसी, किशोर, दिल पर भला किसका इख्तियार है? किस पर कब आ जाए क्या पता। मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब विनायक बाबू को अपना दिल दे बैठी। कोई बात नहीं मानसी, मुझे इसका कोई शिकवा नहीं कि तुम विनायक बाबू को चाहती हो और हमेशा उनको ही चाहते रहना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को प्रेम ऐसे ही बना रहे, आप लोगों की जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। मैं जल्द ही विलायत लौट जाऊंगा। अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगा? जिसके लिए मैं यहाँ टिका हुआ था वो तो अब पराई हो गई। वहाँ विलायत में कोई तुम जैसी अगर मिल गई तो इत्तला कर दूंगा। वैसे तुम जैसी मिलना तो नामुमकिन है, तुम तो करोड़ों में एक हो। अब मैं चलता हूँ। किशोर जाने लगा। विनायक, जरा सुनिए तो किशोर बाबू। किशोर, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब आपसे इतनी विनती है कि मानसी को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे बड़ी किस्मत वाले हो विनायक बाबू, मुझे आज आपकी किस्मत से रस हो रहा है, लेकिन सिवाय रस के मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। ये भी मेरी बेवकूफ़ी है। नमस्ते। और इतना कहकर किशोर कार में जा बैठा। उसने कार स्टार्ट की और चला गया। विनायक और मानसी उसे जाते हुए देखते रहे। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। तीनों ही परेशान थे। सबसे ज़्यादा किशोर। और 2-3 रोज बाद मानसी को खबर मिली कि किशोर वापस विलायत लौट गया है। ये सुनकर मानसी को बहुत कष्ट हुआ। ये बात जब नताशा को पता हुई तो उसने मानसी से पूछा, क्यों मानसी, तुम्हें किशोर ने उसके जाने की खबर दी थी? पता नहीं अचानक क्यों चला गया। अशोक बाबू को भी उसने नहीं बताया। जी दीदी, शायद उसे कोई जरूरी काम था। मानसी बोली। अच्छा तो तुमसे क्या कर गया? नताशा ने पूछा।
तब ठीक है, नहीं तो अशोक बाबू खामाखा परेशान हो रहे थे कि न जाने क्या बात है कि किशोर अचानक विलायत चला गया। अगर ये बात है तो मैं उनसे कह दूंगी, नताशा बोली। ऐसे ही सबका वक्त गुजर रहा था। किशोर कभी कभी मानसी को विलायत से ट्रंक कॉल करता रहता। धीरे धीरे उसके दिल में अब मानसी की यादें धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ उसके साथ पढ़ने वाली एक विलायती मेम ने उसे अपना जीवन साथी चुन लिया था। वो मानसी जैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी थी। ये खबर उसने जब मानसी को बताई तो मानसी के दिल को बहुत तसल्ली हुई। ये बात उसने विनायक से भी कही। ये सुनकर विनायक को भी अच्छा लगा। अब नताशा का मिल में लोगों से बहुत ही सौम्य व्यवहार हो गया था। अब वो पहले की तरह लोगों पर नहीं भड़कती थी, सबसे अच्छा सलूक करती। उसका व्यवहार देखकर अब मिल में लोग मन लगाकर काम करने लगे थे, इसलिए मिल की तरक्की भी बढ़ गई थी। ये देखकर नताशा ने सबकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी। इसे मिल के कर्मचारियों में काम करने का उत्साह और भी बढ़ गया। ये सब देखकर विनायक को भी अच्छा लगा और एक शाम वो नताशा के कैबिन में पहुंचा। तब नताशा घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसका सब सामान पैक हो चुका था, बस घर जाने के लिए निकलने वाली थी। तब विनायक ने नताशा से कहा, मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता था। देखा आपने, जब से आप खुश रहने लगी तब से आपने भी सबको खुश रखना शुरू कर दिया। यही तो मैं चाहता था। नताशा, जी विनायक बाबू, ये तो सब आपकी बदौलत ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो गुस्से और खराब स्वभाव के कारण मुझे सब बुरा कहते थे। मुझे तो सबने खड़ूस का खिताब दे रखा था, लेकिन आपने ही तो समझाया कि मुझे खुश रहना चाहिए। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं देवी जी, ये तो आपकी इच्छा शक्ति है जो आपने ये कर दिखाया। ऐसी बातें ना करें श्रीधर बाबू, ये तो आपका विश्वास था मुझ पर जो जीत गया। तब विनायक ने सोचा, ये अच्छा मौका है, आज पूछ ही लेता हूँ इनके मन की बात। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी जानना था। विनायक बोला, जी कहिए, क्या जानना चाहती है आप मुझसे? जी मैं जानना चाहता था कि कैसे पूछूं, किसको समझ में नहीं आ रहा। विनायक बोला, संकोच मत कीजिए विनायक बाबू, जो पूछना है दिल खोल कर पूछिए। जी क्या अशोक बाबू से आपका रिश्ता दोस्ती से भी आगे का है, या मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है? विनायक ने संकोच करते हुए पूछा। जी वो तो सालों से चाहते हैं कि ये दोस्ती का रिश्ता शादी के बंधन में तब्दील हो जाए, लेकिन कहते कहते नताशा रुक गई। जी आगे कहिए, रुक क्यों गई? लेकिन आगे क्या? विनायक ने पूछा। लेकिन मैं इस रिश्ते से रजामंद नहीं हूँ, नताशा बोली। लेकिन क्यों? आपको क्यों ऐतराज है? अशोक बाबू इतने बड़े डॉक्टर हैं, दौलत और शोहरत उनके कदम चूमती है, फिर क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं, विनायक बोला। बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, नताशा बोली। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि वो खुशनसीब कौन है? विनायक ने पूछा। जी अब कैसे कहूँ, नताशा बोली। जी कहिए ना। जी वो आप है जिसने मेरे दिल को गुलाम बना रखा है। और इतना कहकर नताशा अपने कमरे में शर्माते हुए निकलकर घर जाने के लिए कार में जा बैठी। ये सुनकर विनायक के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। कुछ देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने टेबल पर पानी से भरा गिलास उठाया और 2 घूंट पानी पिया। जैसे ही उठने को हुआ तो मुंशी जी नताशा के कैबिन पर ताला बंद करने आ पहुँचे, क्योंकि वो ही सालों से छुट्टी होने पर सबके जाने के बाद सारी मिल को अपने निगरानी में बंद करवाते आए हैं। फिर पूरी तसल्ली होने के बाद ही वो अपने घर का रुख करते हैं। मुंशी जी ने विनायक को देखा तो बोले, अरे विनायक बाबू, आप अभी तक घर नहीं गए? जी बस जा रहा था, विनायक बोला। क्या कोई परेशानी है आपको? क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? मुंशी जी ने पूछा। जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब चलता हूँ। और ऐसा कहकर विनायक घर की ओर रवाना हो गया। मिल से बाहर आकर उसने एक तांगा पकड़ा और कुछ देर के बाद वो घर पहुँच गया। घर पहुंचा तो जानकी को विनायक कुछ परेशान सा दिखा। विनायक को परेशान देखकर जानकी घर की किवाड़ बंद करना भूलकर विनायक के पीछे पीछे आ गई और उसने विनायक से उसका कारण जानना चाहा। विनायक ने पहले तो नानुकुर किया, लेकिन बाद में सब बता दिया। लेकिन जब विनायक ने ये सब बातें जानकी को बता रहा था तो रोजमर्रा की तरह मानसी उनके घर जा पहुंची।
उस दिन उसकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए मैकेनिक के पास छोड़कर वो तांगा पकड़कर विनायक के घर पहुंच गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो ऐसी सच्चाई से वाकिफ होने वाली थी जो उसके प्रेम के सपने को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। जो खूबसूरत ख्वाब वो महीनों से बुन रही थी वो आज टूटने वाला था। विनायक की बात सुनकर उसे धक्का सा लगा और ये बात सुनने के बाद वो विनायक से कुछ बोले बिना और उससे मिले बिना ही चुपचाप निकल आई और तालाब किनारे बैठकर खूब फूट फूट कर रोई। अब उसके मन का गुबार निकल गया तो वो घर वापस आ गई। रात का समय मानसी अपना मन हल्का करने के लिए बगीचे के झूले में आ बैठी। तभी वहाँ कमला काकी पहुंची। उसने मानसी को कुछ उदास देखा तो पूछ बैठी, का हुआ बिटिया, कछु उदास दिख रही हो? ना काकी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ, मानसी ने जवाब दिया। तो ठीक है बिटिया, हम तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तुम आराम करो। और इतना कहकर कमला जाने लगी। तभी मानसी ने कमला को रोकते हुए कहा, रुको ना काकी, जरा थोड़ी देर मेरे संग भी बैठो। हाँ जरूर, तुम कहती हो तो बैठ जाती है, लेकिन तुम बताओ चाहे ना बताओ, तुम हमें परेशान दिख रही हो। कमला ने इतना कहा तो मानसी कमला के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रो लो बिटिया, ऐसे रोकर जरा जी हल्का कर लो, लेकिन बात कह दोगी मन और भी हल्का हो जाएगा, कमला बोली। मानसी काकी, अभी तुम्हें बताने का समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो बता दूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी बिटिया। ठीक है काकी, अब मैं भीतर जाती हूँ, शायद दीदी आ गई है, उनकी कार की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा बिटिया, जाओ। और मानसी भीतर पहुंची। उसने देखा कि आज नताशा बहुत खुश है और आज मिल से वो बाजार चली गई थी और सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाई है। उसने एक एक करके सबको बुलाया और सबको तोहफे बांटने लगी। तभी उसने मानसी को भी सिल्क की साड़ी देनी चाहिए, लेकिन मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो पूछ बैठी, आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सिर दर्द है, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। कोई बात हो तो बताओ ना दीदी, आप खामा-खामे परेशान मत होइए, मैं एकदम ठीक हूँ। उस रात उस घर में एक बहन के मन में तो खुशी ही खुशी थी और दूसरे की मन में दुख नहीं समा रहा था। दोनों का जीवन ना जाने कौन सा मोड़ लेने वाला था, लेकिन दोनों ने अभी तक ना एक दूसरे को अपनी खुशी का कारण बताया था और ना ही दुख का। अब मानसी फैसला ले चुकी थी कि वो अब विनायक से कभी नहीं मिलेगी। क्या वो अपनी दीदी पर विनायक का प्रेम कुर्बान नहीं कर सकती? ये वही दीदी है जिसने मेरे लिए अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं की। मुझे अच्छा जीवन देने के लिए उन्होंने सब कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अभी तक घर नहीं बसाया। उन्होंने बचपन से ही सुख कहाँ मिला। मुझे बड़ा करते करते वो कब मेरी दीदी से मेरी माँ बन गई, ये पता ही नहीं चला। अब जाकर उनकी ज़िंदगी में खुशी की एक किरण आई है, तो वो भी मैं उनसे छीन लूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इतनी स्वार्थी कभी नहीं हो सकती। और उस दिन के बाद मानसी ने विनायक से बिल्कुल भी मिलना बंद कर दिया। इधर विनायक को नताशा की बात से इतना बड़ा सदमा सा लगा कि उसने मील से एक हफ्ते की छुट्टी ये कहकर ले ली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि वो काम के प्रति ईमानदार था तो उसे एक हफ्ते की छुट्टी भी मिल गई। उसकी तबीयत का जानकर एक दिन नताशा उसके घर मिलने को पहुंच भी गई। क्या हुआ विनायक बाबू, डॉक्टर को दिखाया? नताशा ने पूछा। जी दिखा दिया है, उन्होंने 3 दिन की दवा दी है, विनायक ने झूठ बोलते हुए कहा। जी मर्ज के बारे में कुछ पता चला कि क्या हुआ है? विनायक, अरे कुछ नहीं, मामूली सा बुखार है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। नताशा, अगर ठीक ना हो तो मुझे कहिएगा, मैं अशोक बाबू से कह दूंगी, वो आपको देख जाएंगे। जी जरूर कहूँगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, जानकी ने नताशा से कहा। जी आप नाहक परेशान होती है, मैं चाय ना पीऊँगी। जानकी, परेशानी किस बात की? आप पहली बार हमारे घर आई है तो बगैर चाय पिए तो मैं ना जाने दूंगी। नताशा, जी जैसी आपकी इच्छा। और जानकी चाय बनाने चली गई और अकेले में नताशा ने विनायक से पूछा, तो आपने क्या सोचा?
जी किस बारे में? विनायक ने पूछा। जी जो मैंने आपसे उस दिन कुछ कहा था, नताशा बोली। जी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, विनायक बोला। कोई बात नहीं, जब आप स्वस्थ हो जाए तो उसका जवाब दे दीजिएगा, नताशा बोली। तभी जानकी भी चाय लेकर आ पहुंची और नताशा की बात पूरी ना हो सकी। चाय पीकर और कुछ देर दोनों से बात करके नताशा वापस आ गई। उसे देर होने पर मानसी ने पूछा, दीदी आज कहाँ देर कर दी? अरे विनायक बाबू की तबीयत खराब है, वो छुट्टी पर है, तो उन्हीं से मिलने गई थी, नताशा ने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा। क्या हुआ? क्या कहा आपने? विनायक बाबू की तबीयत खराब है, मानसी ने चौंकते हुए कहा। हाँ उनकी तबीयत खराब है। तो अब कैसे है वो? अभी तो ठीक नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये जानकर तसल्ली हुई कि वो स्वस्थ है। तुम भी कल उनके घर जाकर उन्हें देख आना। जी दीदी ठीक है। लेकिन मानसी दूसरे दिन विनायक से मिलने नहीं गई। विनायक के घर पर फोन भी नहीं था, इसीलिए विनायक भी मानसी से बात नहीं कर पाया। लेकिन मानसी के लिए वो परेशान भी था, क्योंकि 3-4 दिन से मानसी उसे मिलने भी नहीं आई थी और ना ही उसने उसकी कोई खबर ली थी। यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके मन में ऐसे वैसे विचार भी आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नताशा ने मानसी को बता दिया हो कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मानसी ने नताशा के बारे में सोचकर मेरी मोहब्बत से किनारा कर लिया हो ना हो कोई बात तो जरूर है जो मानसी मुझसे मिलने नहीं आ रही है। इस बारे में विनायक ने जानकी से भी कहा। जानकी, हाँ मानसी उसी दिन से हमारे घर में नहीं आई, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तू उसके घर चला जा और उसका कारण पूछ कर आ। लेकिन जीजी वहाँ नताशा जी भी तो होगी और उनके रहते मानसी से अकेले में बात करना मुमकिन नहीं, विनायक बोला। ये भी तू ठीक कह रहा है, लेकिन एक काम तो हो ही सकता है, जानकी बोली। वो क्या जीजी? क्यों ना तेरी जगह मैं वहाँ चली जाऊँ, मैं मानसी से अकेले में बात भी कर लूँगी और किसी को कोई ऐतराज भी ना होगा। हाँ यही ठीक रहेगा जीजी, ऐसा करो तुम कल शाम को ही चली जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये उलझन जल्द से जल्द सुलझ जाए। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि ये उलझन सुलझ जाए और तुम दोनों पहले की तरह फिर से एक हो जाओ। इधर रात के समय मानसी अपने बिस्तर पर लेटी थी और न जाने कितने सारे विचारों ने उसे आ घेरा था। वो विनायक की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, वो भी उसकी एक झलक पाने को बेकरार थी। वो सोच रही थी कि काश जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा ना करती। क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने नादान दिल को? मैं जितना भी विनायक से दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ये दिल उतना ही उसकी ओर खिंचता चला जा रहा है। इस मोहब्बत का ना जाने क्या अंजाम होने वाला है। ये कैसा तूफान आया है मेरी जिंदगी में, ना जाने कैसी तबाही फैलाने वाला है ये। यही सोचते सोचते ना जाने मानसी को कब नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह हुई, 1 हफ्ता पूरा हो चुके थे विनायक की छुट्टी के। जानकी बोली, क्यों रे, आज तो मिल जाएगा ना? हाँ जीजी, बिना छुट्टी के इतने दिन बीमारी का बहाना लेकर घर पर पसरा रहा, अब तो बेवजह ली हुई छुट्टी के बहुत शर्म आ रही है। अब तो हालातों का सामना करना ही होगा। हाँ सही कहता है, कब तक सच्चाई से ऐसे मुंह मोड़ता रहेगा? लेकिन मैं नताशा जी के सवाल का क्या जवाब दूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे उन्हें कहूँ कि वो गलत समझ रही है? ऐसा कुछ भी मेरे दिल में नहीं है। वो तो मैं इंसानियत के नाते उन्हें सलाह देता रहा और वो इसी मोहब्बत समझ बैठी। जानकी, अब कुछ भी हो, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा उनकी गलतफहमी दूर करने का, तभी कुछ हो सकता है। हाँ जीजी, लेकिन तुम पहले मानसी से बात करो। हाँ मैं शाम को ही उनके घर जाकर उससे पूछती हूँ कि क्या बात है जो वो तुमसे दूरियां बढ़ा रही है। ठीक है जीजी, तुम मेरा दोपहर का खाना पैक कर दो, मैं मील के लिए निकलता हूँ। ठीक है, पैक करती हूँ। और कुछ देर बाद विनायक मिल के लिए रवाना हो गया। विनायक दिन भर मिल में छुपा छुपा घूमता रहा कि कहीं नताशा से उसका सामना ना हो जाए। उसके पास नताशा के सवाल का कोई जवाब नहीं था और उधर नताशा भी ये सोचकर परेशान थी कि विनायक बाबू मिल तो आए हैं, लेकिन उसके सामने क्यों नहीं पड़ रहे हैं।
अभी नीचे सीढ़ियों के पास मिले तो थे, मुझे देखकर दूसरी ओर मुड़ गए और सुबह भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बात कुछ समझ में नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं वो इजहार करने से संकोच कर रहे हो। जानकी और विनायक दोनों ही दिन भर अपनी अपनी उलझन में उलझे रहे। इसी तरह शाम हुई और जानकी तांगा पकड़कर मानसी के घर को चल पड़ी। कुछ देर में वो और सोनू और पिंकी को लेकर मानसी के घर पहुंच गए। जानकी ने घंटी बजाई तो बहादुर ने दरवाजा खोला। बहादुर ने जानकी को देखा और पहचानते हुए बोला, आप विनायक बाबू की बड़ी बहन है ना? जानकी बोली, हाँ। क्या मानसी घर पर है? जी हाँ, छोटी दीदी शायद अपने कमरे में होगी, अभी बुलाए देता हूँ, बहादुर बोला। रहने दो बहादुर, मुझे तुम उसके कमरे तक पहुँचा दो और जरा सोनू और पिंकी को कार दिखा दोगे? वो कार देखने की जिद कर रही है। मुझे मानसी से कुछ बात करनी है, जानकी बोली। जी दीदी, उस ओर सीढ़ियाँ चढ़ के छोटी दीदी का कमरा है, बहादुर बोला। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, जानकी बोली। जी ठीक है, मैं सोनू और पिंकी को बाहर कार दिखा देता हूँ। इतना कहकर बहादुर सोनू और पिंकी के संग बाहर चला गया और जानकी मानसी के कमरे में जानकी ने मानसी के कमरे में के दरवाजे पर दस्तक दी। मानसी ने दरवाज़ा खोला और जानकी को देखकर बोली, दीदी आप यहाँ, और वो भी अचानक? क्या करूँ, तुम इतने दिन से नहीं आई, इसीलिए आना पड़ा, जानकी बोली। उसकी कोई वजह थी, इसलिए ना आ पाई, मानसी बोली। वही वजह तो जानने आई हूँ, जानकी बोली। मैं वो वजह नहीं बता सकती, तुम्हें बतानी होगी। जानकी और मानसी के बीच यूं ही बातें चल रही थी कि तभी बाहर नताशा की कार आ पहुंची। वो कार से उतरी। सोनू और पिंकी को देखकर बहादुर से पूछा, बहादुर क्या जानकी जी आई है? हाँ, छोटी दीदी के कमरे में है। तूने उन्हें चाय वगैरह दी या नहीं? बहादुर, कैसे चाय बनाता, मैं तब से सोनू और पिंकी के साथ हूँ। ठीक है, तो मैं मानसी के कमरे में जाती हूँ, तुम चाय लेकर वहीं आ जाना। ठीक है दीदी। नताशा ने सोफे पर अपना पर्स पटका और मानसी के कमरे की ओर चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, दोनों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और नताशा ने जो सुना उसे सुनकर वो खुद को संभाल न सकी और फौरन चुपचाप नीचे आकर सोफे पर बैठ गई, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। नताशा को सोफे पर बैठा देखकर बाहर से आते हुए बहादुर ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप छोटी दीदी के कमरे में नहीं गई? अरे नहीं रे, बहुत थकी थी, इसीलिए सीढ़ियाँ चढ़ने का मन ना हुआ। तू ऐसा कर, सोनू और पिंकी को मेरे पास छोड़ दे, मैं उससे बातें करती हूँ। तू चाय चढ़ा दे और मानसी के कमरे से जानकी जी को बुला कर ले आ, मैं उनसे यहीं नीचे मिल लूँगी। जी बहुत अच्छा। और इतना कहकर बहादुर ने किचन में जाकर चाय चढ़ाई और जानकी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद जानकी और मानसी दोनों ही नीचे आ गई। सबने साथ में शाम की चाय पी, कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद जानकी बोली, मैं अब चलती हूँ, विनायक मिल से आ गया होगा, बहुत जल्दी जा रही है आप? नताशा शिकायत करते हुए बोली, जी फिर कभी समय लेकर आऊँगी तो फिर रुकूंगी आपके घर, जानकी बोली। जी बहुत अच्छी बात है, नताशा बोली। कुछ देर और रुक जाती, लेकिन घर की चाबी मेरे पास है, विनायक मिल से आ गया होगा तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होगा, तो फिर ना रोकूंगी, आप जा सकती है, नताशा बोली। मानसी, अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते नताशा जी। और इस तरह से जानकी ने मानसी के नमस्ते का जवाब दिया और नताशा जी से भी नमस्ते करके तांगे में बैठकर घर को रवाना हो गई। जानकी को तांगा जैसे ही घर के सामने रुका तो उसने देखा कि विनायक मिल से आ चुका है। वो तांगे से उतरी, किराया दिया और दरवाजे तक आई ही थी। तभी विनायक ने उससे उतावलेपन से पूछा, मानसी मिली, क्या बात हुई उससे, वो नाराज क्यों है मुझसे? अरे सब्र रख, सब बताती हूँ, पहले घर का ताला तो खोलने दे, भीतर चल, फिर तेरे सभी सवालों के जवाब देती हूँ, जानकी बोली। क्या करूं जीजी, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, विनायक बोला। तीनों भीतर पहुंचे। जानकी कुर्सी पर बैठ गई और विनायक नीचे फर्श पर उसके पैरों के पास बैठ गया और फिर अपने सवालों की छड़ियाँ लगा दी। वो कैसी है जीजी, विनायक ने पूछा। एकदम ठीक है, जानकी बोली। क्या उसे पता चल चुका है कि नताशा जी मुझे पसंद करती है, विनायक ने पूछा। हाँ, उस दिन जब तुम मिल से वापस आकर मुझे सब बता रहे थे तो उसने सब सुन लिया था और चुपचाप अपने घर लौट गई थी, इसीलिए वो तुमसे नहीं मिलना चाहती।
उसने कहा कि वो अपनी दीदी की खुशियों के आड़े नहीं आएगी और उसने ये भी कहा कि विनायक बाबू को नताशा दीदी से ब्याह करना ही होगा। जानकी बोली, लेकिन जीजी ये कैसे हो सकता है? मैं मानसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं नताशा जी से ब्याह कैसे कर सकता हूँ? मेरा जमीर गवारा नहीं करता। अब मैं भी क्या करूं? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और तब तक नताशा जी ने हमें दोनों को चाय पीने के लिए बुला लिया। नताशा जी को शायद अभी तक पता नहीं चला कि मानसी मुझे पसंद करती है, क्योंकि वो ऑफिस में मुझे आज फिर से ढूंढ रही थी और मैं उनसे भागा भागा फिर रहा था। जानकी, नताशा जी की इस गलतफहमी को किसी भी हाल में दूर ही करना होगा। लेकिन कैसे? विनायक ने पूछा। उसके लिए भी कुछ सोचती हूँ। फिलहाल मैं कपड़े बदल कर रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ, बाद का बाद में सोचेंगे। और इधर रात का खाना खाने के बाद नताशा अपने कमरे में उदास सी लेटी कुछ सोच रही थी। उसके मस्तिष्क में उठ रहे तूफान ने उसके मन में एक अजब सी हलचल मचा रखी थी। वो कैसे अपनी छोटी बहन की खुशियों को अनदेखा कर सकती है? पहले तो उसे सच्चाई नहीं पता थी, इसीलिए उसने विनायक बाबू से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया। लेकिन अब तो वो जानती है कि विनायक और मानसी एक दूसरे को चाहते हैं और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अकेली थी, आगे भी अकेली ही रह जाऊंगी। लेकिन मेरी वजह से उन दोनों की खुशियों में आग नहीं लगनी चाहिए। यही सोच सोचकर नताशा गहरी उदासी में डूबती जा रही थी और वही दूसरे कमरे में मानसी भी अपनी बड़ी बहन की खुशियों के बारे में सोच रही थी। उसे हर हाल में नताशा का घर बसाना था, वो भी विनायक के साथ। उसके लिए वो विनायक को हमेशा हमेशा के लिए भूलने का मन बना चुकी थी। ऐसे ही सबके उदासी भरे दिन बीत रहे थे। सब अपने अपनी जगह परेशान थे। अब मील में नताशा ने विनायक के सामने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो कोशिश करती कि उसे विनायक का सामना ना करना पड़े। इसी तरह एक रोज विनायक मिल पहुंचा और उसने अपने केबिन में जाकर उसने अपने कमरे का फैन का स्विच ऑन किया। तभी बिजली के बोर्ड में स्पार्किंग हुई। विनायक ने फौरन फैन का स्विच ऑफ किया और मुंशी जी के केबिन में जाकर बोला, मुंशी जी, जरा इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर मेरे केबिन का बिजली का बोर्ड दिखवा दीजिए। मैंने पंखा चलाया तो उसमें अभी स्पार्किंग हो रही थी। ठीक है विनायक बाबू, अभी इलेक्ट्रीशियन को टेलीफोन किए देता हूँ, वो आ जाएगा। मुंशी जी बोले, ठीक है तो मैं जाता हूँ। विनायक बोले। तभी मुंशी जी बोले, ये रुपयों का बैग रख लीजिए विनायक बाबू, आपको पता है ना कि आज पहली तारीख है, शाम को सभी की तनख्वाह बांटनी है। जी ठीक है, मैं सब हिसाब किताब देख लेता हूँ, आप चिंता ना करें, विनायक बोला। और इतना कहकर विनायक अपने केबिन में आ गया। कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन आया और बोर्ड ठीक करने के बाद बोला, साहब मैंने अभी टेम्परेरी ठीक तो कर दिया है, अभी नई तार नहीं लाया था, कल फिर से आकर नई तार लगाकर मरम्मत कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कल जरूर ठीक कर देना, मिल में इतनी मशीनें हैं, आग लगने का खतरा रहता है। विनायक बोला, जी साहब कल जरूर ठीक कर दूंगा और पैसे भी कल ही लूँगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर इलेक्ट्रीशियन चला गया। इधर विनायक हिसाब किताब में लग गया कि किसने कितना एडवांस ले रखा है, किसने कितना ओवर टाइम किया है, किसको बोनस मिलना चाहिए। विनायक अपने काम में मग्न था। उधर दरवाजे के पास लगे बिजली बोर्ड में स्पार्किंग हुई। विनायक ने ध्यान ना दिया। स्पार्किंग से दरवाजे पर लगे पर्दे ने आग पकड़ ली। जब विनायक को कपड़ा जलने की बू आई तब उसने देखा कि आग लग गई है और विनायक ने आग आग चिल्लाना शुरू किया। धीरे धीरे लकड़ी के दरवाजे से ने आग पकड़ ली। विनायक की आवाज़ सुनकर सब भागे। नताशा भी भाग कर आई। मुंशी जी ने आग देखकर फौरन मिल का फायर अलार्म बजा दिया और फायर ब्रिगेड को टेलीफोन कर दिया और सबसे बोले, घबराओ नहीं, आग बुझाने वाली गाड़ी आ रही है। फिर विनायक के केबिन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। उधर विनायक का धुएं से दम घुट रहा था, क्योंकि केबिन में धीरे धीरे आग आगे बढ़ रही थी। तभी दरवाज़ा जलकर गिर गया, लेकिन उसमें अब भी लगी थी। नताशा ने झट से मिल का ही एक छोटा सा कपड़ा उठाया और ओढ़कर विनायक को बचाने भागी। उसने विनायक के पास जाकर वो कपड़ा उसे उठाया और बाहर ले आई। बाहर सब विनायक को संभालने लगे। तभी विनायक को याद आया कि रुपयों का बैग तो भीतर ही रह गया, गरीबों की तनख्वाह थी वो। नताशा ने आग देखा ना था। वो कपड़ा ओढ़कर फिर से भीतर चली गई, लेकिन मामूली सा कपड़ा दूसरी बार आग ना सह सका और उसने आग पकड़ ली। नताशा बैग तो बाहर ले आई, लेकिन अब आग उसकी साड़ी ने भी पकड़ ली थी।
जिससे वो बुरी तरह झुलसकर बेहोश होकर गिर पड़ी। फौरन एम्बुलेंस को टेलीफोन किया गया। इधर फायर ब्रिगेड ने मिल की आग बुझा दी। एम्बुलेंस ने नताशा को अस्पताल पहुंचाया। वहां 2-3 घंटों के उपचार के बाद डॉक्टर बोले, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। शरीर का 75% हिस्सा जल चुका है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, शायद अब उसी की जरूरत है। होश आने का इंतजार कीजिए। और इतना कहकर डॉक्टर चले गए तो सबकी आंखें भर आई। मिल के सभी कर्मचारी नताशा के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ देर के इंतजार के बाद नताशा को होश आ गया। सिस्टर ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब आए और नताशा को देखा। बाहर आकर बोले, आप में से केवल उनके परिवार के सदस्य और करीबी ही मिल सकते हैं, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। कुछ देर में विनायक, अशोक बाबू और मानसी नताशा के पास खड़े थे और मानसी बेतहाशा रोई जा रही थी। मुंशी जी मानसी को अपने कंधे से लगाकर खड़े थे। तभी नताशा ने लरजते शब्दों में कुछ बोलने की कोशिश की। उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बोली, मानसी। हाँ दीदी, मानसी ने जवाब दिया। फिर नताशा बोली, मैंने उस दिन तुम्हारी और जानकी के बीच की बातें सुन ली थी। और विनायक बाबू, मुझे ये सच्चाई मालूम होती तो मैं आपसे कभी भी अपने मन की बात ना कहती। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहते ही नंदिनी ने दम तोड़ दिया। मानसी नताशा से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी के जाने से लोग जीवन जीना तो नहीं छोड़ देते, इसलिए नताशा के जाने के बाद सबका जीवन ऐसे ही चलने लगा। अब मानसी ने मिल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। फिर एक दिन विनायक ने मानसी से शादी के लिए पूछा। मानसी ने विनायक से कहा, विनायक बाबू, मेरी दीदी ने मेरे प्रेम के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया, तो क्या उनके लिए मैं अपना प्रेम त्याग नहीं कर सकती? अगर मैंने आपसे ब्याह कर लिया तो मेरी आत्मा मुझे जीवन भर कचोटती रहेगी कि जिस बहन ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन मुझ पर अर्पण कर दिया, उसे मैं कभी कुछ ना दे सकी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वो मुझसे बड़ी थी, इसीलिए आपके प्रेम पर उनका अधिकार पहले होना चाहिए था। इसीलिए मैं उन पर अपना प्रेम अर्पण करती हूँ। मैं जीवन भर ब्याह नहीं करूँगी, दीदी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। इतना कहकर मानसी चली गई। कुछ दिनों में मानसी को भी मिल के लोग खड़ूस मालकिन के नाम से पुकारने लगे। उसने अनाथ आश्रम से एक बेटी को गोद ले लिया। अब वो उसी की देखभाल करती है और मिल संभालती है। विनायक का ब्याह जानकी ने एक भली लड़की से करवा दिया और वो अब एक बच्चे का बाप भी बन गया है। इस तरह ये थी दो बहनों के त्याग की